कॉरपोरेट सेक्टर इस खुदरा व्यापार में उतर रहे हैं और सारे छोटे छोटे 6.5 करोड़ दुकानदारों को जो खुदरा में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड का दुकानदारी, जो किराना दुकान है, जनरल स्टोर है, कपड़ा दुकान है, ये सारे 2-4 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर बैंकिंग सिस्टम में है कि आपको जनधन खाता खुलवाया गया। जनधन खाता लगभग 48 करोड़ जनधन खाता खोले गए। 48 करोड़ जनधन खाता में वैसे गरीब लोग आए जो घर में अपना 500-1000 रुपया, छोटा सा बकरी या मुर्गी पालन करने वाले, सुअर पालन करने वाले लोग पैसा घर में रखते थे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए। उस पैसा को बैंक खाता में जमा करा लिया गया, जिससे 93,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा हुआ जनधन खाता में गरीब लोगों का पैसा। और वो गरीब लोगों का पैसा 6 महीना के अंदर जैसे ही बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंकिंग नीति में बदलाव करके सारे पैसे पूंजीपतियों को दे दिया गया। उसमें क्या क्या नीति लाया गया कि प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में प्रतिदिन 1 रुपया के हिसाब से आपका अकाउंट से पैसा कटेगा और आपका दुर्घटना बीमा 2 लाख का होगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीमा योजना, जिसमें 330 रुपया सालाना के दर से आपको प्रीमियम काटा गया बैंक से, आपको पता भी नहीं चला, आपके बैंक से प्रीमियम कट गया और 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिला। लेकिन अभी तक 7-8 सालों में किसी लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। सारे पैसा पूंजीपतियों के घर में चले गए। तो जो भी बनाया गया नियम कि आपको कम से कम 1400 रुपया 6 महीना तक बैंक में जनधन खाता में रखना है और तब जाकर के आपको 5,000 रुपये का कर्ज ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। लेकिन आज तक हिंदुस्तान के किसी भी जनधन खाता धारियों को 5,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट कर्जा नहीं दिया गया और सारे पैसा 93,000 करोड़ पूंजीपतियों के खाते में चले गए और घूम करके ये चुनावी चंदा और देश में 10 साल से जो सत्ता स्थापित है उसको चुनाव लड़ाने और सरकार बनाने के लिए वो पैसा फंडिंग कर दिया गया। देश में 2,25,000 करोड़ बैंक में खाते हैं, जबकि देश के जनसंख्या 135 करोड़ है। लगभग हर घर में 2 बैंक खाते हैं। अगर परिवार के हिसाब से जोड़े तो देश में 30 करोड़ परिवार है। 30 करोड़ परिवार में 14 करोड़ के लगभग किसान हैं, 11 करोड़ के लगभग मजदूर हैं रजिस्टर्ड, जो डाटा बना हुआ है सरकार के पास, जिसमें किसान रजिस्टर्ड हैं और मजदूर भी रजिस्टर्ड हैं। मात्र 5 करोड़ जो हैं वो संभ्रांत है या रोजगार वाले हैं, उनका पैसा बैंक में नहीं होता। जो 5 करोड़ अमीर लोग हैं उनका पैसा बैंक में नहीं होता, उनका पैसा व्यापार में होता है, या तो शेयर बाजार में होता है, या तो प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट होता है, या सोना चांदी बहुमूल्य धातुओं को खरीदने में इन्वेस्ट होता है। ये पैसा जो बैंक में लगभग 200 लाख करोड़ रुपया जो भारत के सारे बैंकों में जमा है, वो पैसा हिंदुस्तान के 120 करोड़ नागरिकों का जमा होता है और उस पैसा को इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट सेक्टर लोग जो है हमारे पैसे से व्यापार करते हैं और उस पैसे का मुनाफा हम लोगों को मात्र 2.5% बैंक इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है और उसी पैसे को पूंजीपतियों को सब्सिडी, कर्ज माफी और अनेकों सुविधाओं के द्वारा दिया जाता है। तो हम दिन प्रतिदिन उस शोषण, सरकार के आर्थिक नीति और बैंकिंग नीति के शोषण के शिकार होते होते हम लोग प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं। प्रतिदिन
दास प्रजा की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मजदूर का लेबर एक्ट था, लेबर एक्ट में 44 कानून को संशोधित करके 4 कानून बना दिया गया और ठेका पर सारे काम को दे दिया गया। प्लस बहुत ये अभी तक के 10 साल के शासनकाल में मनरेगा मजदूरी को भी, जब मनरेगा योजना आया था तो उस समय 172 रुपया से शुरू हुआ था। तो लगभग 20 साल के अंतराल में अभी तक मात्र मनरेगा की मजदूरी 222 रुपये ही बढ़ाई गई। 172 से 222 रुपया हुआ। लेकिन इस 20 बरस के कार्यकाल में सांसदों और विधायकों का वेतन और पेंशन कई गुना बढ़ा दिया गया। इस पे कोई संसद में बहस नहीं होती है, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। अगर हम ये मनरेगा मजदूरी को अगर कृषि से जोड़ दें, किसानी से जोड़ दें, तो किसान और मजदूर दोनों लाभ ले सकता है। लेकिन ये कॉरपोरेट सरकार के दबाव, कॉरपोरेट नीति के दबाव में सरकार जो है ऐसा नहीं करती है, ऐसी योजना नहीं लाती है। ये जो भी विकास आप देख रहे हैं, रोड, बिल्डिंग और एयरपोर्ट बनाना, हवाई अड्डा बनाना या हॉस्पिटल बनाना, ये सारे पूंजीपतियों के दृष्टिकोण से विकास है। भारत के नागरिक के दृष्टिकोण से कोई विकास नहीं होता है। वही योजना बनाई जाती है जिससे पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ हो। उसमें नागरिकों का कोई लाभ नहीं है। नागरिकों को उससे और अधिक टैक्स देने के लिए शोषण किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि सारे देश के जो वर्ल्ड क्लास तथा कथित रेलवे स्टेशन है, सारे रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंप दिया गया। जहां पर 5 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट लगता था, वहां पे अब 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट लिया जा रहा है। सुविधा वही है, कुछ विशेष सुविधा नहीं दिया गया, लेकिन 10 गुना उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा है कि जितना भी नेशनल हाईवे बन रहा है, 6 लेन, 8 लेन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, एक ही शहर को जोड़ने के लिए 3-3 रोड बनाए जा रहे हैं। उससे हम किसानों का जमीन भी पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और रोड बनने के बाद उस पर हमसे कई गुना टैक्स वसूला जा रहा है। कर्जा लेकर के रोड बनाए जा रहे हैं और 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा करके हर 50 किलोमीटर पर हमसे 500 रुपये का टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे हम महंगाई के गर्त में जा रहे हैं। हमारा माल भाड़ा और यात्री भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे सरकार हजारों नियम, लगभग 3200 नियम बनाए हैं। दूसरा देख लीजिए, ट्रैफिक के नाम पे सारे शहरों में फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाया जा रहा है कि आप ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हैं, और ट्रैफिक नियम तोड़ने के एवज में आपको हजारों रुपया फाइन किया जा रहा है। अभी तक 5 साल में अभी तक हिंदुस्तान ऐसे राज्य देश में 4000 करोड़ रुपया वसूला गया है केवल फेस रिकॉग्निशन कैमरा के फाइन से। एक एक राज्य में लाखों लाख केस हो रहे हैं ऐसे। तो हमारा किस रूप से जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग केवल बंधुआ मजदूर थे, खेती किसानी सब राजा का होता था, जमीन जायदाद सब कुछ संपत्ति का मालिक राजा होता था, और हम लोग सेवादार थे, सेवक थे, और सारे सब संसाधन को उपजा करके सेवा दे करके सारे संपत्ति को राजा के घर में जमा करते थे। उसी तरह से आज हमारे साथ, हम लोग भारत के नागरिकों के साथ सरकार वैसे ही नीति और वैसे ही कानून ला करके हमारा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से शोषण कर रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक कानून जो है उसको ध्वस्त करते हुए पूरी तरह से अधिनायकवाद, एक दलीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने की ओर
सरकार तेजी से बढ़ रही है और ऐसा अनुमान है, अनुभव बता रहा है सरकार के 10 सालों के क्रियाकलाप और नीतियों के आधार पर कि 24 के बाद 2024 के इस वर्तमान चुनाव के बाद हम लोग स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं रह जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से गुलाम और दास प्रथा के चंगुल में फंस जाएंगे। हो सकता है कि 24 के बाद केवल केंद्रीय चुनाव हो और नगर पालिका और नगर पंचायत का जो पंचायती राज का चुनाव हो वही होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 सदस्यीय संविधान पीठ की बहस चल रही है, जिसमें राज्य सरकारों की शक्ति और आर्थिक राजस्व वसूली का जो नियम बना हुआ है उस पे संशोधन करके केंद्रीय सरकार को अधिक से अधिक पावर और अधिक से अधिक राजस्व केंद्रीय हाथों में जाए, उस पे बहस चल रही है। और वो कानून देश की वर्तमान सत्ता चाहती है कि ये पूरी तरह से राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक और पुलिस सारे तंत्र का शक्ति केंद्रीय सत्ता में निहित हो जाए और राज्य सत्ता को बीच से हटा दिया जाए। मतलब एक देश जो है संघीय ढांचा में बना हुआ था, विविधताओं के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने विविधताओं और विविध भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया था। उस सिस्टम को खत्म करते हुए एक धर्म, एक भाषा, एक नीति, एक कानून और एक सत्ता के आधार पर गठन करने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है। बहुत बातें हैं, लेकिन बहुत सारे साथी वक्ता है अपने अपने वो भी विचार रखेंगे। इसीलिए मैं इतना ही बात कहकर आप सभी को अभिवादन करते हुए अपनी बात